नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण। मानव सभ्यता के आरंभ से ही एक प्रश्न हमारी जिज्ञासा को लगातार जगाता रहा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या चेतना शरीर के साथ समाप्त हो जाती है या वह किसी और रूप में अपनी यात्रा जारी रखती है? आज के इस एपिसोड में हम मृत्यु के बाद जीवन की संभावनाओं का एक व्यापक विश्लेषण करेंगे, जहां प्राचीन मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक विचारों को साथ रखकर इस शाश्वत प्रश्न को समझने का प्रयास किया जाएगा। हम पुनर्जन्म के दावों, निकट मृत्यु अनुभवों यानी एनडीईज और चेतना पर हो रहे वैज्ञानिक शोधों पर भी चर्चा करेंगे। विशेष रूप से यह एपिसोड हमारे पॉडकास्ट मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण के दूसरे सीजन का अंतिम एपिसोड है। इस पूरे सीजन में हमने मृत्यु, चेतना और परलोक से जुड़े अनेक दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया। तो आइए इस अंतिम कड़ी में इस रहस्यपूर्ण विषय की यात्रा को एक सारगर्भित दृष्टि के साथ आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अस्पताल का कमरा है, मशीनों की आवाज आ रही है और अचानक वो आवाज एक लंबी बीप में बदल जाती है। मॉनिटर पे एक सीधी लकीर। बिल्कुल। और डॉक्टर उस इंसान को क्लिनिकली डेड घोषित कर देते हैं। दिमाग तक ऑक्सीजन का पहुंचना पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब सामान्य तौर पर तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए, एक पूर्ण विराम। हाँ, आमतौर पर हम यही मानते हैं। लेकिन देखिए, 2024 में NYU लेंगोन अस्पताल ने एक ऐसी स्टडी पब्लिश की जिसने सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उनके अनुसार उस मृत माने गए दिमाग के अंदर दिल की धड़कन रुकने के 60 सेकंड बाद भी कुछ सर्किट्स बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं। 60 सेकंड? ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन के बिना वो मरता हुआ दिमाग असल में क्या देख रहा है, वो क्या अनुभव कर रहा है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम लाइफ आफ्टर डेथ नाम की किताब के एकदम अंतिम हिस्से यानी उसके एपिलॉग के इर्द गिर्द जो स्रोत सामग्री मौजूद है उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। और ये जो आपने 60 सेकंड वाली बात कही ना, ये देखिए, ये पूरी बहस का नजरिया ही बदल देती है। सही बात है। क्योंकि हम यहाँ केवल दार्शनिक विचारों या आप कह सकते हैं कि पुरानी मान्यताओं के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि 2024 और 2025 के जो नए वैज्ञानिक रिसर्च और तकनीकी विकास हुए हैं, उन्होंने सदियों पुरानी बहस को सीधे लैब के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। न्यूरोसाइंस, क्वांटम भौतिकी और यहाँ तक कि AI के जो निष्कर्ष आ रहे हैं, वो मृत्यु की हमारी पारंपरिक परिभाषा को ही पूरी तरह से चुनौती दे रहे हैं। ये तो है। ये विषय ना एक बहुत बड़ी कॉस्मिक पजल की तरह है, जिसके टुकड़े सदियों से इधर उधर बिखरे पड़े थे और अब विज्ञान उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये चर्चा इस बात को समझने का एक विश्लेषणात्मक प्रयास है कि इंसान की चेतना के साथ असल में भौतिक रूप से क्या घटित होता है। हाँ, और देखें, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं सुनने वालों को एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी एक पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ संदेहवादियों को गलत ठहराने या किसी खास धार्मिक मान्यता का प्रचार करने नहीं बैठे हैं। आज का हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि इन सभी दिलचस्प नए वैज्ञानिक शोधों और जो व्यक्तिगत अनुभव स्रोत सामग्री में दिए गए हैं, उन्हें पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखा जाए, ताकि सुनने वाले खुद इन कड़ियों को जोड़ सकें। हाँ, हम बस ये देखना चाहते हैं कि ये अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा कैसे रही हैं। और ये निष्पक्षता बहुत जरूरी भी है। लेकिन देखिए, आधुनिक विज्ञान की इन मशीनों और डेटा तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत दिलचस्प है कि इंसानों ने हमेशा से इस विषय को अपनी संस्कृति में पिरोया कैसे है। इतिहास के पन्नों में। हाँ, अगर हम इतिहास और धर्म को देखें तो अमरता की खोज कोई नया विचार तो है नहीं। प्राचीन इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड से लेकर मेसोपोटामिया के महाकाव्यों तक हर जगह मृत्यु के बाद चेतना के बने रहने का एक बहुत ही दृढ़ विश्वास दिखाई देता है।
ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे दुनिया के अलग-अलग कोनों में मतलब बिना किसी संपर्क के भी सभ्यताओं ने एकदम एक जैसी अवधारणाएं विकसित कर लीं। बिल्कुल। जैसे ईसाई धर्म में हम रेजरेक्शन यानी शरीर के पुनरुत्थान की बात देखते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म में संसार का चक्र है, कर्मों की इतनी विस्तृत व्याख्या है। जहां आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। हाँ, वहीं इस्लाम में बरज़ख की अवधारणा है, जो मृत्यु और अंतिम न्याय के दिन के बीच की एक प्रतीक्षा अवस्था है। इन सभी अलग-अलग रास्तों में ना एक चीज बिल्कुल समान है, और वो है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी। सही कहा। और ये निरंतरता केवल पवित्र किताबों तक ही सीमित नहीं रही, ये इस बात में गहराई से रची बसी है कि इंसान शोक कैसे मनाता है। अच्छा, रस्मों के जरिए। हाँ, यहूदी रस्म कदीश को की लीजिए, हाँ। या फिर जापानी शिंटो रस्म ओबोन को, ये दोनों ही रस्में इस मूल विश्वास पर टिकी हैं कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आत्माओं के साथ अभी भी एक संबंध बनाया जा सकता है। उन्हें मार्गदर्शन दिया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर दर्शन शास्त्र की बात करें, तो प्लेटो ने बहुत पहले अमर आत्मा का एक तर्कपूर्ण सिद्धांत दिया था। भारतीय दर्शन में आदि शंकराचार्य ने मोक्ष की बात की, जो जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्ति है। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक समय में थॉमस नेगल जैसे दार्शनिक भी एक तरह के अज्ञेयवादी आश्चर्य के साथ ये तर्क देते हैं कि इंसान की चेतना इतनी जटिल है कि उसे केवल मांस और हड्डियों के शरीर तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि ये दर्शन हमारी रोजमर्रा की कहानियों और पॉप कल्चर में भी इतना छाया हुआ है। दांते की डिवाइन कॉमेडी देख लीजिए। अरे हाँ। और पिक्सर की वो एनिमेटेड फिल्म कोको। बिल्कुल, उसमें मृत्यु के बाद का कितना रंग बिरंगा संसार दिखाया गया है। ये सब दर्शाते हैं कि मौत के बाद भी कुछ है। ये हमारी एक साझा मानवीय धारणा है। लेकिन देखिए, स्रोत सामग्री में जो व्यक्तिगत अनुभव दिए गए हैं ना, वो तो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। हाँ, पैम रेनॉल्ड्स का मामला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाला। हाँ, उनकी नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीए के दौरान ब्रेन सर्जरी के लिए उनके शरीर का तापमान बेहद कम कर दिया गया था। उनकी आंखें टेप से बंद थीं, कानों में प्लग लगे थे जिससे तेज आवाज आ रही थी ताकि बाहर की कोई आवाज न सुनाई दे। मतलब उनका दिमाग क्लिनिकली काम ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी जब वे होश में आईं तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हुए औजारों के आकार, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की बातचीत का बिल्कुल सटीक वर्णन कर दिया। अरे बाप रे। और इसके साथ ही अनीता मुराजानी की कहानी है, जो कैंसर के अंतिम चरण से एक चमत्कारी रिकवरी करके वापस आ गईं। हाँ, और पुनर्जन्म वाले मामले भी तो हैं, जैसे शांति देवी का वो ऐतिहासिक मामला। जहां एक छोटी बच्ची ने अपने पिछले जन्म के घर और परिवार की ऐसी बारीक जानकारियां दी जिन्हें शोधकर्ताओं ने सच पाया। और जेम्स लेनिंगर का भी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के एक फाइटर पायलट की अपनी पिछली जिंदगी की इतनी सटीक यादें साझा की, जो एक छोटे बच्चे के लिए जानना तो मतलब लगभग असंभव ही है। सही बात है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी रुकावट के लिए माफी चाहूंगी। हाँ। क्योंकि यहाँ मेरा अंदर का जो संदेहवादी है ना, जो स्केप्टिक है, वो चीख कर कुछ कहना चाह रहा है। बताइए, क्या कह रहा है आपका स्केप्टिक? मतलब विज्ञान तो इसे सिरे से खारिज करता आया है ना? क्या यह महज ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए दिमाग का एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, अगर किसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर रहा है तो ऑक्सीजन की कमी से उसे मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। ये काम तर्क है। हाँ, और वो वही तस्वीरें देखेगा जो उसने बचपन से अपनी संस्कृति में देखी या सुनी है। इसे ही तो हम कल्चरल बायस कहते हैं। जी। क्या ये सब सिर्फ मरते हुए दिमाग का एक खेल नहीं है? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और भौतिकवादी विज्ञान का मुख्य तर्क भी हमेशा से यही रहा है। हाँ। लेकिन स्रोत सामग्री दिखाती है कि इन अनुभवों की जो सटीकता है ना, वो इसी तर्क को सबसे बड़ी चुनौती दे रही है। वो कैसे? पैम रेनॉल्ड्स उन सर्जिकल उपकरणों के डिजाइन का एकदम सही विवरण कैसे दे पाती जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। हाँ, ये बात तो है। आंखें तो बंद थी उनकी। एग्जैक्टली। मतिभ्रम आपको वो दिखा सकता है जो आपके अवचेतन मन में है, लेकिन वो आपको बाहरी दुनिया की ऐसी सटीक भौतिक जानकारी नहीं दे सकता जो उस वक्त बंद आंखों के बाहर घट रही हो। पॉइंट है। और जेम्स लेनिंगर, वो उन जापानी विमानों के पुर्जों और युद्धपोतों के नाम कैसे बता सकता था जो एक 2-3 साल के बच्चे को पता ही नहीं हो सकते? एक बच्चे के लिए वो सब जानना बहुत अजीब है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये केवल कल्चरल बायस है, तो दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या जापान, सभी जगह एनडीई के अनुभवों में एक ही जैसा पैटर्न क्यों मिलता है? अच्छा, वो सुरंग वाली बात। हाँ,
शरीर से बाहर निकलने का एहसास, एक सुरंग और एक रोशनी की तरफ जाने का अनुभव। ये एक रूप था, ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक हिस्सा है, न कि केवल हमारे दिमाग का कोई बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर हम पैम रेनॉल्ड्स के मामले से पैदा हुए इस सवाल को लेकर वापस उसी 2024 की NYU लैंगोन वाली स्टडी पर आएं, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, 60 सेकंड वाली बात। हाँ, तो 60 सेकंड बाद दिमाग में जो गतिविधि पाई गई, विज्ञान उसे समझा कैसे रहा है? असल में वहां क्या काम कर रहा था? देखिए, उस शोध ने इस पूरी बहस की नींव ही हिला दी है। जब किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट होता है तो दिल काम करना बंद कर देता है, खून का बहाव रुक जाता है। डॉक्टरों का मानना था कि खून का बहाव रुकते ही 10 से 20 सेकंड के भीतर दिमाग पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है। लेकिन NYU के शोधकर्ताओं ने जब EEG के जरिए दिमाग को मापा तो उन्होंने क्या पाया? क्या पाया? उन्होंने पाया कि क्लिनिकल डेथ के 60 सेकंड बाद भी मस्तिष्क में गामा तरंगों का भारी स्पाइक आ रहा था। गामा तरंगे, ये तो वो होती है ना जो... हाँ, ये वही तरंगे हैं जो तब पैदा होती हैं जब हम बहुत गहरे ध्यान में होते हैं, या कोई बहुत जटिल समस्या सुलझा रहे होते हैं, या जब कोई बहुत ही स्पष्ट याद हमारे दिमाग में आती है। अरे वाह, मतलब वो मृत माना गया दिमाग सिर्फ बेतरतीब ढंग से काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं, वो किसी बहुत ही गहरे और स्पष्ट अनुभव को प्रोसेस कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी चेतना का अस्तित्व तुरंत खत्म नहीं होता। यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए क्या हम एक उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए हमारा शरीर या हमारा मस्तिष्क एक टीवी सेट की तरह है। जब तक टीवी को बिजली मिल रही है वो चल रहा है, लेकिन जब हम टीवी का प्लग निकाल देते हैं, यानी जब मस्तिष्क में खून का बहाव रुक जाता है और इंसान मर जाता है, दिया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उपमा है। तो क्या चेतना भी उसी ब्रॉडकास्ट सिग्नल की तरह है जो हमारे भौतिक शरीर या दिमाग के बिना भी ब्रह्मांड में मौजूद रहती है? ये टीवी सिग्नल वाली उपमा बहुत ही सटीक है। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक क्वांटम भौतिकी बिल्कुल इसी दिशा में सोच रही है। सच में? हाँ, स्रोत में 2025 की क्वांटम रिपोर्ट्स का संदर्भ दिया गया है, जो क्वांटम चेतना के सिद्धांतों पर गहराई से बात करती है। देखिए, शास्त्रीय भौतिकी तो ये मानती है कि दिमाग एक जैविक कंप्यूटर है, लेकिन क्वांटम मॉडल सुझाव देता है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर कुछ बेहद सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। एक सेकंड, माइक्रोट्यूब्यूल्स? हाँ, वैज्ञानिक अब ये तर्क दे रहे हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक एंटीना या रिसीवर की तरह काम करते हैं, जो उस क्वांटम चेतना के सिग्नल को पकड़ते हैं। ये तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। सुनने में लगता है, लेकिन ये गंभीरता से शोध का विषय है। क्वांटम भौतिकी में एक नियम है, नॉन लोकैलिटी। ये बताता है कि दो कण अंतरिक्ष में कितनी भी दूर क्यों न हो, वे एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर चेतना भी क्वांटम स्तर पर काम करती है तो वो भी नॉन लोकल हुई, मतलब वो केवल दिमाग की खोपड़ी के अंदर कैद नहीं है। अरे, और इसी सिद्धांत से एबेन अलेक्जेंडर के अनुभव को समझाया जा सकता है। एबेन अलेक्जेंडर? हाँ, वे खुद एक न्यूरोसर्जन हैं जो एक गंभीर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कारण कोमा में चले गए थे। उनके दिमाग का वो हिस्सा, यानी नियोकॉर्टेक्स, जो विचार या मतिभ्रम पैदा कर सकता था, वो बीमारी के कारण पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। यानी उनका टीवी खराब हो चुका था। एग्जैक्टली। फिर भी उन्होंने कोमा के दौरान बहुत ही स्पष्ट, दिव्य और जटिल दृश्यों का अनुभव किया। क्वांटम चेतना का सिद्धांत ये समझाता है कि जब उनका टीवी सेट खराब हो गया था, तब भी उनकी चेतना उस सिग्नल को अनुभव कर रही थी। ये सच में कमाल है कि विज्ञान किस तरह से उन चीजों की व्याख्या कर रहा है जिन्हें हम सदियों से सिर्फ आध्यात्म से जोड़ते आए हैं। और इसी दिशा में ना 2025 के नेचर न्यूरोसाइंस आर्टिकल का जिक्र भी स्रोत सामग्री में है। हाँ, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वाला? हाँ, BCI तकनीक। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये तकनीक मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़कर रियल टाइम में हमारे विचारों को डिकोड कर सकती है। तो क्या भविष्य में हम सचमुच स्क्रीन पर देख पाएंगे कि कोई इंसान नियर डेथ अनुभव के दौरान क्या देख रहा है? बिल्कुल। BCI तकनीक बहुत तेजी से विकसित हो रही है। और देखिए, जब हम इन तकनीकी प्रवृत्तियों को क्वांटम विचारों के साथ मिलाते हैं तो कुछ बहुत ही गहरे निष्कर्ष सामने आते हैं। जैसे कि? स्रोत में 2025 में हुए एक ऑक्सफोर्ड सम्मेलन का जिक्र है। वहां न्यूरोसाइंटिस्ट्स और दार्शनिकों ने एक साथ बैठकर वेदांत के आत्मन के सिद्धांत को क्वांटम मॉडल के साथ जोड़ा। अरे वाह!
आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, कोई अलगाव नहीं है। और क्वांटम नॉन लोकैलिटी भी यही कहती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही जाल से जुड़ा है। सब कुछ कनेक्टेड है। हाँ, उसी सम्मेलन में डॉक्टर प्रिया नाम की एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने अपने शोध प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि एनडीई से गुजरने वाले मरीजों के ब्रेन स्कैन में उन्हें कुछ ऐसी अनसुलझी गतिविधियां मिली जो किसी भी सामान्य न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया से मेल ही नहीं खाती थी। मतलब चेतना सच में शरीर से बड़ी है। ये पूरी बात तो दिमाग को झकझोर देने वाली है। लेकिन अच्छा, अगर हम एक कदम और आगे बढ़ाएं। हाँ, बताइए। अगर चेतना सच में शरीर के बिना अस्तित्व में रह सकती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है, तो विज्ञान पिछले जन्मों की यादों को साबित करने के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जहां पैरासाइकोलॉजी और आज की सबसे उन्नत तकनीक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलन होता है। जी हाँ, पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाणों की दिशा में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जिम टकर का 2024 का शोध एक मील का पत्थर है। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पुनर्जन्म की यादों का दावा करने वाले बच्चों के 2500 से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया, और सबसे बड़ी बात, उन 2500 में से 70% मामलों को सत्यापित किया गया। 70% वेरीफाई हो गए? जी हाँ, जो बहुत ही बारीक बातें उन बच्चों ने अपने पिछले जन्म के बारे में बताई, वे ऐतिहासिक रिकॉर्ड से बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाती थीं। और अब विज्ञान इसमें एक कदम और आगे बढ़ गया। वो कैसे? 2025 के जर्नल ऑफ पैरासाइकोलॉजी की स्टडी बताती है कि शोधकर्ता अब हिप्नोटिक रिग्रेशन यानी सम्मोहन के जरिए इंसान को उसकी पुरानी यादों में ले जाना और एआई, इन दोनों का एक साथ उपयोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। जेम्स लेनिंजर या शांति देवी जैसे मामलों को तो उस समय इंसानों ने खुद जाकर वेरीफाई कर लिया था। लेकिन एआई का इसमें आना मुझे थोड़ा उलझन में डालता है। एआई का एल्गोरिदम सचमुच किसी इंसान की असली यादों और उसकी सांस्कृतिक कल्पना यानी कल्चरल बायस के बीच का अंतर कैसे पहचान सकता है? मतलब इंसान तो सम्मोहन के दौरान मनगढ़ंत कहानियां भी बना सकता है जो उसने कहीं पढ़ी या सुनी हो। ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब ये है कि एआई यहाँ कोई जादू नहीं कर रहा है। एआई का असली काम उन जिन्हें हम अत्यधिक विशिष्ट और अनजान जानकारियां कह सकते हैं, उन अनोमलीज को पकड़ना है। थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, अगर कोई बच्चा कहता है कि वो 19वीं सदी का सैनिक था, तो सांस्कृतिक प्रभाव के कारण वो तोप, घोड़े या वर्दी जैसी सामान्य बातें तो बता ही सकता है। हाँ, ये तो कोई भी फिल्म देखकर बता देगा। एग्जैक्टली, ये कल्चरल बायस है। लेकिन अगर वो बच्चा सम्मोहन में किसी ऐसी बहुत ही अनजान सी, मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी छत वाली लोहार की दुकान का जिक्र करता है जो किसी सराय के बगल में थी और जिसका 1842 में आग लगने के कारण नामो निशान ही मिट गया था, तो ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है। ओहो, अब मैं समझ रही हूँ। ऐसी जानकारी तो इंटरनेट पर ऐसे ही नहीं मिलेगी। जी, कोई इंसान मैनुअली दुनिया भर के हजारों पुराने दस्तावेजों में उस एक छोटी सी दुकान को खोजने बैठेगा तो सालों लग जाएंगे। लेकिन एआई बस चंद सेकंड में दुनिया भर के भूले बिसरे म्युनिसिपल टैक्स रिकॉर्ड्स, पुरानी जमीन की रजिस्ट्रियां और ऐतिहासिक डेटाबेस को छान मारता है और उस जानकारी को क्रॉस वेरीफाई कर लेता है। ये तो ऐतिहासिक भूसे के ढेर में से एक डिजिटल सुई ढूंढने जैसा है। बिल्कुल। स्रोत में दिल्ली के शोधकर्ता अर्जुन की 2024 की कहानी का जिक्र है, जिन्होंने ठीक इसी तरह डिजिटल आर्काइव की मदद से एक बच्चे की 19वीं सदी की यादों को सत्यापित किया था। एआई मानवीय पूर्वाग्रहों को हटाकर केवल ठंडे और कठोर तथ्यों का मिलान कर रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब ऐतिहासिक भूसे के ढेर में डिजिटल सुई, क्या बात है। लेकिन देखिए, इन वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों का असर सिर्फ लैबोरेटरी या रिसर्च पेपर्स तक ही सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये सीधे तौर पर हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे जीने के तरीके को बदल रहा है। बिल्कुल, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट के कारण आज हमें हाइब्रिड मान्यताएं देखने को मिल रही हैं। लोग अब किसी एक सख्त नियम से बंधे नहीं हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था 2024 की उस स्टडी में कैसे एशिया में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन मान्यताओं का एक मिला जुला रूप उभर रहा है। लोग पुनर्जन्म और स्वर्ग दोनों की अवधारणाओं को अपने अपने तरीके से एक साथ अपना रहे हैं। और तकनीक तो इस सांस्कृतिक बदलाव को एक अलग ही स्तर पर ले गई है। वो चाइना वाले ऐप की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 2025 के चीन के किंगमिंग ऐप्स का उदाहरण। किंगमिंग
चीन का वह त्योहार है जहां लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं। तो शंघाई की एक डिजाइनर हैं ली। उन्होंने पूर्वजों से जुड़ने के लिए एक वर्चुअल रियलिटी या VR मेमोरियल तैयार किया। वाह, VR में मेमोरियल। हाँ, और ली का अनुभव था कि जब वे उस VR श्राइन में गईं तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दादाजी सचमुच वहां उनके साथ मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल पिक्सर की कोको फिल्म की तरह हो गया, बस यहाँ जादू की जगह तकनीक ले रही है। एकदम सही। और इसी तरह एक्स प्लेटफॉर्म पर 2025 के आफ्टर लाइफ फोरम में माया नाम की एक छात्रा का अनुभव भी स्रोत में है। माया ने क्या कहा था? माया के अनुसार वहां जो बहसें चल रही हैं वे विज्ञान और प्राचीन दर्शन का एक ऐसा अद्भुत मेल है जो मृत्यु के बाद के जीवन को एक नया ही अर्थ दे रही हैं। तो माया और ली के ये उदाहरण साबित करते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा अब केवल डर या किसी अनजाने रहस्य का विषय नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है इसका सबसे गहरा असर उस चीज पर पड़ रहा है जिसे हम कर्म कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत में 2025 की एनवायरमेंटल एथिक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी का जिक्र है। ये स्टडी दर्शाती है कि जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं ना, वे पर्यावरण की स्थिरता मतलब सस्टेनेबिलिटी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा मनोविज्ञान है। एनाबेल बीम की कहानी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ। उनका नियर डेथ अनुभव उन्हें अपने जीवन में चैरिटी और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। और स्रोत में मुंबई के राज का भी तो एक बहुत ही बेहतरीन जिक्र है। अरे हाँ, राज का मामला। उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध के बाद कर्म चक्र के सिद्धांत से प्रेरित होकर भारी संख्या में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। सच में? हाँ। उनका मानना था कि उनके आज के कर्म आने वाले जन्मों में इस धरती के भविष्य पर सीधा असर डालेंगे। देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि आप केवल 80 साल जिएंगे और फिर सब खत्म, तो शायद आप सिर्फ उपभोग करने पर यानी कंज्यूम करने पर ध्यान देंगे। कोई आगे की क्यों सोचेगा? एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 100 साल बाद इस धरती पर वापस लौटेंगे, तो आप शायद इसके पर्यावरण को तबाह नहीं करना चाहेंगे। मृत्यु के बाद के जीवन की ये खोज दरअसल आज वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए एक नई नैतिकता का निर्माण कर रही है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ दिख रही है। स्रोत सामग्री के अनुसार मृत्यु के बाद का जीवन अब केवल दार्शनिकों की बहस या किसी धर्म की उम्मीद भर नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये अब न्यूरोसाइंस, क्वांटम भौतिकी और डिजिटल आर्काइव्स के मेल से एक नया उभरता हुआ विज्ञान बनता जा रहा है। पैम रेनल्ड्स की सर्जरी के सटीक विवरण ले लीजिए, शांति देवी और जेम्स लेनिंगर की सत्यापित यादें देख लीजिए, और 2024 के NYU शोध जैसे डेटा, ये सब दिखाते हैं कि चेतना शरीर की मोहताज नहीं है। सही बात है। संदेहवादियों के तर्क भी अपनी जगह हैं, लेकिन जब AI ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को पलक झपकते ही वेरीफाई कर देता है तो इन अनुभवों की शक्ति को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि ये स्रोत सामग्री सिर्फ जानकारी देकर खत्म नहीं होती, बल्कि सुनने वालों से एक स्पष्ट आह्वान करती है। इसमें 3 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहला है अन्वेषण करें, मतलब एक्सप्लोर करें। माया की तरह डिजिटल फोरम्स पर जाएं या ऑक्सफोर्ड सम्मेलनों जैसी नई वैज्ञानिक बहसों को समझने की कोशिश करें। दूसरा, विचार करें। हाँ, रिफ्लेक्ट करें। हाँ, कादिश जैसी रस्मों या कोको जैसी कहानियों के जरिए अपनी खुद की मान्यताओं को टटोलें और देखें कि वो आपके जीवन के उद्देश्य को कैसे तय करती हैं। और तीसरा है कार्य करें, यानी एक्ट। जैसे राज ने पेड़ लगाए थे। बिल्कुल। राज के उदाहरण की तरह अनंत काल को ध्यान में रखकर करुणा और जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन जिएं। बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन देखिए, जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जो इन सभी वैज्ञानिक शोधों से ही उपजता है। बताइए। जरा सोचिए, विज्ञान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर कल को कोई उन्नत ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस 100% सटीक रूप से ये साबित कर दे कि चेतना कभी नहीं मरती, ये बस एक टीवी सिग्नल की तरह भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, तो क्या इससे इंसानों के मन से मौत का वो पुराना गहरा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या ये हमारे इस जन्म के कर्मों और जिम्मेदारियों का बोझ और भी कई गुना बढ़ा देगा? क्योंकि तब हमें महज किसी धार्मिक डर से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से निश्चित तौर पर पता होगा कि हमारे हर काम का हिसाब, हमारे हर फैसले का असर हमें अपने अगले सफर में भी चुकाना होगा। विज्ञान का ये नया सच एक बहुत बड़ी राहत भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। सच में
ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुनते रहिए और सोचते रहिए। आज की चर्चा हमें यह एहसास दिलाती है कि मृत्यु के बाद जीवन का प्रश्न केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि इतिहास, दर्शन और विज्ञान के संगम पर खड़ा एक गहरा रहस्य है। पुनर्जन्म की कथाएं, निकट मृत्यु अनुभव और चेतना पर आधुनिक वैज्ञानिक शोध, इन सभी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि मानव अस्तित्व शायद उतना सरल नहीं जितना हम समझते हैं। इसी के साथ आज का यह एपिसोड और मृत्यु के बाद का जीवन एक शाश्वत अन्वेषण के दूसरे सीजन की यह अंतिम कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने इस पूरे सीजन में हमारे साथ इस गहन और रहस्यमय विषय की यात्रा की। लेकिन हमारी आध्यात्मिक और ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले सप्ताह से प्रत्येक शनिवार हम एक नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। गरुड़ पुराण, जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। इस नई श्रृंखला में हम गरुड़ पुराण के अध्यायों और शिक्षाओं की सरल और सारगर्भित व्याख्या करेंगे, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म और आत्मा की यात्रा से जुड़े गहरे आध्यात्मिक विचारों को समझने का प्रयास होगा। तो अगले शनिवार से हमारे साथ जुड़ना न भूलें। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।